नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था हिंदी पेडागोजी का, जिसमें आपको सीटेट एग्ज़ाम में 2 बार पूछे गए प्रश्नों का संकलन दिया था, जिसमें आपको 12 प्रश्न मिले थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। कहने का मतलब है कि एक ही प्रश्न 2 बार पूछा गया था। इस प्रकार का वीडियो हमने कल अपलोड किया था, काफ़ी अच्छा प्यार दिया आपने उसमें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसी को देखते हुए यहाँ पर एक वीडियो फिर से लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें आपको पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 25 प्रश्न मिलेंगे। 25 प्रश्न किस प्रकार के मिलेंगे? एक प्रश्न तो ऐसा है जो कि 7 बार पूछा गया, यानी कि एक ही प्रश्न 7 बार पूछा गया है, चाहे वो सीटेट एग्ज़ाम हो, यूपीटेट हो, पीटेट हो, बीटेट हो, यूकेटेट हो, यूटेट हो, आरटेट हो, एचटेट हो, रीट हो या फिर एमपीटेट हो, इन सभी में एक ही प्रश्न पूछा गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन सरल भी है। जहाँ तक मुझे लगता है उसका आंसर आपको सभी को पता होगा। इस वीडियो में आपको 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न, 6 प्रश्न और 7 प्रश्न, यानी कि 7-7 बार, 6-6 बार, 5-5 बार, 4-4 बार, 3-3 बार या फिर 2-2 बार पूछे गए प्रश्नों का संकलन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि कौन सा प्रश्न कितनी बार पूछा गया है और किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को बहुत सारा प्यार देना है आगे भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, फिर कमेंट्स करना है, बताना है वीडियो कैसा लगा और उसके बाद आपको हमारे इस वीडियो को शेयर करना है। और सबसे बाद में आपको, जब आप इस वीडियो को देख लें, आपको वीडियो पसंद आए तो आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको बताएंगे जो कि काफ़ी बार पूछे गए एग्जाम में। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस प्रकार से देख सकते हैं? यहाँ पर देखिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगा कौन सा प्रश्न कब पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सीटेट 16 फरवरी 2014 में और 28 जुलाई 2013 में, यानी कि सीटेट में 2 बार पूछा गया है, 2014 में और 2013 में। ये प्रश्न जहाँ तक मुझे लगता है आप सबने पढ़ा होगा, इसका आंसर आपको पता होगा कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस प्रकार से देखते हैं? काला और सफ़ेद ही देखते हैं, यानी केवल काला और सफ़ेद ही देखते हैं रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला होगा। चलिए, नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में वहाँ पौधा पाया जाता है। जहाँ तक मुझे लगता है जो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपको यहाँ पता नहीं होगा कि ये प्रश्न कौन सी एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, असम में है, उड़ीसा में है, अरुणाचल प्रदेश में है या फिर मेघालय में है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में वहाँ पौधा मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? यहाँ पौधा मेघालय में पाया जाता है। चलिए, यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं कि यदि इस प्रकार से 25 प्रश्न आपके सामने आएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं, तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। देखिए, इस प्रकार का प्रश्न मैंने 2-3 दिन पहले ही बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा तीसरा वाला, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा। हाथी गंदेले पानी में खेलना लिखा हुआ है। खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है और अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या फिर झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो यहाँ पर इसके अनुसार हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की। यहाँ पर आपको बताना है, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने कौन सी पुस्तक तैयार की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूपीटेट में और पीटेट में पूछा गया प्रश्न है। साधारण सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। वो रेड डाटा बुक होती है जो पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने वाली होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए, 5वां प्रश्न है जो कि काफ़ी सरल और इम्पोर्टेंट है। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या फिर उत्तराखंड? जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि जो उत्तराखंड राज्य से संबंधित होगा चिपको आंदोलन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला होगा।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए हैं, भालू के लिए हैं, एक सींग वाले गेंडे के लिए हैं या फिर हंगुल के लिए हैं? तो ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर सी वाला होगा। ये यूपीटीएट और यूकेटीएट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है। कहीं ना कहीं आपने इन प्रश्नों को पढ़ा होगा तो आपको इनके आंसर भी पता होगा। तो यहाँ पर 7वां प्रश्न है हमारा, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य। यहाँ पर देखिए जो सामाजिक वानिकी है इसका उद्देश्य आपको बताना है। पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन है, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी है, वन्य प्राणियों का संरक्षण है या फिर चारागाहों का विकास है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य होता है वो पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन करना होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया? थोड़ी देर पहले मैंने प्रश्न पूछा था चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, यानी कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो वहां पर मैंने आपको बताया था उत्तराखंड के बारे में। यहाँ पर देखिए गाँव के बारे में पूछा गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन रेणी गाँव से प्रारंभ किया गया। कौन से गाँव से? रेणी गांव से। याद रखिएगा गांव का नाम रेणी है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी? यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न बना कि उत्तराखंड का जो राज्य का राज्य पक्षी है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है मोनाल है, लेकिन इसके अतिरिक्त आपको बताना है कि ये किस राज्य का राज्य पक्षी है। अरुणाचल प्रदेश का है, जम्मू कश्मीर का है, हिमाचल प्रदेश का है या फिर मेघालय का है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश का, यानी कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इन दोनों राज्यों का जो राज्य पक्षी है वो कौन है? मोनाल है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी वाला होगा। इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। चलिए किसी जगह के फ्लोरा तथा फना सूचित करता है, किसको करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जहाँ तक मुझे लगता है ये प्रश्न आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पर कौन सा होगा? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को या फिर पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा किसी जगह में फ्लोरा तथा फना के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर फ्लोरा पेड़ पौधे को और फना जंतुओं को सूचित करता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए 11वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। सरल सा प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं आरटेट और यूपीटीएट दोनों ही एग्जामों में पूछा गया है। तो यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय पशु के बारे में पूछा गया है। यदि पढ़ने में थोड़ा सा मिस हो गया होगा तो प्रश्न एक बार फिर दोहरा देता हूँ। भारत का राष्ट्रीय पशु के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा बाघ, जो कि आप सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए 12वां प्रश्न है, इनकी 1859 यानी कि 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीच में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। यहाँ उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता यहाँ पर ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीच जो पुस्तक है इसके रचयिता के बारे में आपको बताना है कौन है। यहाँ पर आप सन भी याद कर सकते हैं, प्रकाशित सन है ये 1859। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो याद रखिएगा यहाँ पर पुस्तक के रचयिता के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। डार्विन इस पुस्तक के रचयिता है। तो बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सरल सा प्रश्न है। आप सभी को पता होगा कि गिर जो राष्ट्रीय पार्क है ये किस राज्य में स्थित है। जितने भी राष्ट्रीय पार्क है उनको याद कर लेना है क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो एक ही प्रश्न क्यों ना हो, लेकिन राष्ट्रीय पार्क से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर गिर राष्ट्रीय पार्क के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा गुजरात में। गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में लड़के व लड़कियों की
विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, वैसे तो आप सभी को पता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि यहाँ पर डेफिनेटली गलत करके आते हैं आंसर, क्योंकि यहाँ पर देखिए लड़के व लड़कियों की आयु पूछी है और सभी को पता होगा 100% विद्यार्थियों को पता है कि लड़के व लड़कियों की जो आयु होती है वो 21 व 18 वर्ष की होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, 21 से 18, 18 से 21। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो लड़के की आयु होती है वो 21 वर्ष होती हैं और लड़कियों की जो आयु होती है वो 18 वर्ष होती है। लेकिन आपको प्रश्न में देखना है कि पूछा किस प्रकार गया है। पहले लड़के की पूछी है और बाद में पहले लड़के की पूछी है और फिर लड़कियों की आयु पूछी है। तो लड़के की होती है 21 वर्ष और लड़कियों की होती है 18 वर्ष। कुछ ही विद्यार्थी होते हैं जो जल्दबाजी में यहाँ पर बी वाला विकल्प चुनते हैं, जो कि गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखिए जितने भी दिवस हैं उनको याद कर लीजिएगा, उस पर एक वीडियो में बना चुका हूं, तो आप देख सकते हैं जितने भी दिवस हैं जो पर्यावरण से संबंधित है उन्हीं दिवस को आपको याद करना है। तो विश्व ओजोन दिवस के बारे में पूछा गया है 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल या फिर 5 जून। तो जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को पता होगा कि जो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये यूपी टेट 2016 में भी पूछा गया था और यूपी टेट 2013 में भी पूछा गया प्रश्न ही, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न ही, आपको बताना है ध्वनि या फिर ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर नज़र डालिए, यूपी टेट 2011, यूपी टेट 2016 और यूके टेट 2011 में पूछा गया है, यानी कि 3 बार पूछा गया प्रश्न ही, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, CNG संक्षिप्त रूप क्या है। यहाँ पर CNG का आपको पूरा नाम बताना है, क्या होगा इन 4 विकल्पों में से। तो याद रखिएगा CNG का संक्षिप्त रूप यानी कि पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए 18वां प्रश्न है, DDT है। यहाँ पर आपको DDT क्या है इसके बारे में आपको बताना है। ये यूपी टेट 2014 में और एच टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डाइक्लोरो डाइफ्लोरो टाइटेनियम है। याद रखिएगा, DDT डाइक्लोरो डाइफ्लोरो टाइटेनियम है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न पूछा था आपसे कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो मैंने वहाँ पर आंसर बताया था आपको उत्तराखंड। उसके बाद गांव के बारे में पूछा था, तो वहाँ पर मैंने आंसर बताया था रेणी गांव। यहाँ पर आपको बताना है चिपको आंदोलन के प्रणेता के बारे में कि कौन है, किरण बेदी है, सुंदरलाल बहुगुणा है, मेघा पाटेकर है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, चिपको आंदोलन के जो प्रणेता है वो सुंदरलाल बहुगुणा है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये सीटेट 2011 में, यूपी टेट 2016 में और पी टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी वाला होगा। चलिए यहाँ पर आपको कासे के बारे में सही कथन चुनना है। उसके पहले एक नज़र यहाँ पर डाल लीजिए, 2012, 2015 और 2013 यानी कि सीटेट यानी कि सीटेट में ही ये 3 बार पूछा गया प्रश्न ही, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कासे के बारे में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और कूट में आपको आंसर देना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं राइट आंसर बताऊंगा। इसका सही आंसर होगा कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है और कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति या फिर बूत बनाई जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। ध्यान से पढ़िएगा, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और उसके बाद इन 4 विकल्पों को ध्यान से पढ़िएगा और फिर आंसर के बारे में सोचिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीटेट यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। भोपाल, उज्जैन, इंदौर या फिर ग्वालियर। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है और भोपाल शहर ही झीलों का शहर कहलाता है मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ए वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर देखिए आपको गलत कथन पहचानना है इन चारों विकल्पों में से। कुनेन जो कि एक मलेरिया की औषधि है, सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। चावल वानस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत है। दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, या फिर हरी सब्जियाँ विटामिन एवं खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है। यहाँ पर गलत कथन को आपको पहचानना है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा चावल वानस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत है। चावल से तेल नहीं बनता है, तो ये चावल वानस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए, भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 बार पूछा गया प्रश्न है। यूटेट 2013 में पूछा गया था, यूपीटेट 2016 में, फिर 18 में और एमपीटेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो याद रखिएगा ये मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस है जो कि भोपाल गैस आपदा के लिए जिम्मेदार गैस है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए, 24वां प्रश्न देखिए कि ये कितनी बार पूछा गया है। जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, लेकिन यहाँ पर मेरा उद्देश्य क्या है, सिर्फ यही बताना कि जो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ वो कितनी बार पूछा गया है। 2011 में पूछा गया है ये, यूपीटेट में फिर 13 में पूछा गया है, फिर 15 में पूछा गया है, फिर 17 में पूछा गया है, फिर 11 में और फिर एमपीटेट 2011 में, यानी कि टोटल ये 5 बार पूछा गया प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ, 2011 में, 70 में, 73 में या फिर 2007 में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये 1970 में लागू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। तो याद रखिएगा बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। तो यहाँ पर हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 7 बार पूछा गया प्रश्न है, जो कि आप सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये 11 में, 18 में, 11 में, एचटेट 2015 में, एमपीटेट 2011 में, यूकेटेट 2014 में और फिर से यूकेटेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि 7 बार पूछा गया एक ही प्रश्न है। और मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं ये 7 बार पूछा गया है। तो यहीं पर हमारा जो 25 प्रश्न का वीडियो था, यानी कि मैंने आपको जो बताना चाहा है इस वीडियो में, आई होप आप समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कौन सी एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बताने की कोशिश थी, एक छोटी सी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।